हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रश्न आगे भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न क्लियर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर है अल्मीड़ा। पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वह भारत में कौन हुआ? तो अल्मीड़ा था। देखिए, इसका डिस्क्रिप्टिव भी इसमें साथ में दिया गया है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत का जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। उसका आगमन 1505 से 1509 ईस्वी तक हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी को उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। तो इसमें कहा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीड़ा था। 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? कौन सा अंग्रेज़ था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है हॉकिंस। इसका डिस्क्रिप्टिव है, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रिंसेप का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। यानी कि इंग्लैंड के जो राजा, तत्कालीन राजा थे जेम्स प्रिंसेप, उन्हीं के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। वहां जहांगीर से भेंट मुलाकात की। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। 1608 में जहांगीर से भेंट किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। यानी कि जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया? तो हॉकिंस को दिया। क्या क्या नाम दिया? तो फिरंगी खां, इंग्लिश खां और 400 का मनसब भी दिया। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। 1612 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। इसका डिस्क्रिप्टिव है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हुआ। यानी कि मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में हॉकिंस पहुंचा, लेकिन सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए उसे सफलता नहीं मिला, अनुमति नहीं मिला। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा। सूरत में एक स्वाली स्थान है, वहां पहुंचा कैप्टन मिडल्टन और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने के लिए अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर ने शाही फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। जहांगीर के शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति मिल गया। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस लिए हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में इसलिए हुआ था कि अंग्रेज़ जो था फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा कर लिया था। इसका डिस्क्रिप्टिव है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध है, जो 1740 में आरंभ हुआ। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। उसी ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं।
तो उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो गया 1746 में। कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया और यही कारण था युद्ध का तत्कालीन कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर कब्जा करने के लिए भेजा। 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर कब्जा करने के लिए, फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। किस नदी के किनारे? तो अड्यार नदी के किनारे। फ्रांसीसी सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। फिर उसके बाद है यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला शापला की संधि, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं कि एला शापल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न पूछा जाता है कि एला शापला की संधि कब हुआ था? तो 1748 में। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1748 में एला शापल की संधि से हुआ था। तथा मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय था। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वह सेंट थोमे के युद्ध के लिए याद करने लायक था, स्मरणीय था। इसका बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिक स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर है थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को स्वालिक स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां युद्ध करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए सफल हो गया था। कैप्टन मिडल्टन स्वाली पहुंचा था, सूरत के समीप स्वाली 1611 में। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। ये प्रश्न रेलवे हो या एसएससी हो उसमें भी पूछे गए हैं। आप सेट मारिएगा तो उसमें भी ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त कहाँ से यूरोप वासियों को हुआ था? तो बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार था। ये ऊपर भी प्रश्न है। अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की जो संधि हुआ था 1765 में, अगस्त 1765 में, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद रज़ा खां। देखिए इसका डिस्क्रिप्टिव है इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ था। इसी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान जारी किया। 12 अगस्त को शाह आलम ने अपना फरमान जारी किया और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी था उसे कंपनी को दे दिया शाह आलम ने एक शाही फरमान जारी करके, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी। कंपनी जो है सम्राट को तीनों राज्य का जो दीवानी दिया कंपनी को सम्राट ने, तो कंपनी 26 लाख रुपया शाह आलम को देगी और निजाम के खर्चे के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल में मुर्शिदाबाद है, तो कंपनी ने 2 दीवान नियुक्त किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है मोहम्मद रज़ा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को।
मोहम्मद रज़ा खां जो था उप नज़ीम के रूप में भी कार्य करता था। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निज़ाम का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, लेकिन उसका उत्तरदायित्व, उसका जो मेन मालिक था वह कंपनी था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार की दीवानी प्राप्त कब दिया था? तो ऊपर के प्रश्न में था 12 अगस्त 1765 में। इसका डिस्क्रिप्टिव भी वही चीज़ है कि जो ऊपर दिया गया वही डिस्क्रिप्टिव इसमें भी है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता था? उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका आंसर नहीं दिया गया। इसका आंसर देखिए डिस्क्रिप्टिव में है। ये बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न, जो प्रश्न गलत था और इसे बीपीएससी ने निरस्त कर दिया था। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में यह कहावत था, फारसी में कहावत था कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते समेटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। दिल्ली के लाल किले से ख़त्म होते होते सिर्फ पालम गांव तक रह गया था। शाह आलम के बारे में ऐसा कहा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया क्योंकि यह प्रश्न बहादुर शाह जफर के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है शाह शुजा। डिस्क्रिप्टिव, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का यानी कि ठीक ठाक करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। यानी कि अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था शाह शुजा वह काबुल की गद्दी पर 1800 ईस्वी में बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से, यानी कि उसका जो भाई था अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह शुजा गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका जो भाई था शाह महमूद वह शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान यानी कि फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया, यानी कि पद से अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाह शुजा ने काबुल का राज्य फिर से प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं वहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो टीपू सुल्तान ने किया और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुनतुनिया यानी कि आधुनिक इस्तांबुल को पहले अरब कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे, यानी कि अपने दूत भेजे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मैसूर का जो युद्ध था तीसरा, वह 1790 से 1792 तक चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था 1792 में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान खुद थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना था। देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा अंग्रेजों के उनके साथियों को देना था आधा भाग।
साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेज जो थे 3 करोड़ रुपये टीपू सुल्तान से मांग किए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को नहीं देगा तब तक उनके 2 पुत्रों को अंग्रेज़ अपने कब्जे में रखेंगे। यह सबसे वीआईपी प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कॉर्नवालिस ने टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सब 1997 से 98 में वीपीएससी में पूछा गया। हो सकता है ये आगे के दिन में एराइज किया जाए, आगे के कोई भी साल में। बहुत पहले पूछा गया, तो अभी कोई साल में भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ये प्रश्न भी वीवीआई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेल कार्टिस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के लिए बिछाई गई। तो प्रश्न आज के लिए बस इतना ही, 15 प्रश्न। आगे की वीडियो में आपको 15 प्रश्न के आगे से आपको मिलेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।